नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज कुरुक्षेत्र में बात करेंगे नीतीश के यूपी दांव की, क्योंकि क्या नीतीश कुमार बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे? दिल्ली तक पहुंचने के लिए क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण सीट है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और खबरें ये भी आ रही हैं कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं उसके बाद से नीतीश कुमार को भी एक तरह से जो विपक्ष के तमाम दल हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसके तौर पर देखने लगे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके द्वारा ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव रखा गया कि नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी ये संकेत दिए हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार? और दिल्ली पहुंचने के लिए क्या उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चेहरा हो सकते हैं विपक्ष का। लेकिन कई मौके पर नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वे पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि देवेंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ शबनम पांडे जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी मेहमान भी जल्दी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रताप जी आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, ये नीतीश कुमार क्या फूलपुर सीट से जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि फूलपुर सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या देखते हैं? अगर मान लीजिए कि फूलपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये जेडीयू की रणनीति आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है, या फिर सिर्फ अभी कहा जाए कि ये सिर्फ प्रयास लगाए जा रहे हैं? देखिए शांतनु भाई, ये केवल जेडीयू का ही रणनीति नहीं है, ये सच है कि ये संपूर्ण विपक्ष का रणनीति है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए और इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पिछले 2014 से जब से मोदी जी इस देश की सत्ता में आए हैं जी, आरएसएस के इशारे पर जिस तरीके से देश की संस्कृति, सभ्यता, साझी विरासत, सर्व धर्म संभाव, गंगा जमुनी तहजीब, वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारे को छत बिछत किया जा रहा है। देश में एक एनार्की का माहौल बना दिया गया है। हर जगह तानाशाही है, डर और दहशत का माहौल है। चंद जो है उद्योगपतियों के हाथों में पूरे देश को गिरवी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 150 दिन की यात्रा पे निकले हुए हैं और राहुल गांधी जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पब्लिक मीटिंग में इस बात को कहा है, ये बात को कहा है कि संपूर्ण विपक्ष को एक होकर के इस देश को बचाने के लिए, इस साझी विरासत को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने के लिए जो है सबको एक होना पड़ेगा। आज जब से नीतीश कुमार ने बिहार में राजग का साथ छोड़ा है तब से देश की राजनीति बिल्कुल एक अलग दृश्य देखा जा सकता है। शांतनु भाई, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आज 9वां दिन राहुल गांधी जी की यात्रा का है, भारत जोड़ो यात्रा का। बैक फुट पे आके पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वादा खिलाफी, झूठ, नफरत
और लोगों को बांट करके, हिंदू मुसलमान करा के, अगला पिछड़ा करके जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया था, हम समझते हैं अंग्रेजों से बदतर स्थिति इस समय हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर कर दिया है। और इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने में, इस देश को दुनिया का सबसे शानदार व्यवस्था लोकतंत्र बनाने में हमारे बहुत सारे महान क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने बलिदान दिया है। हम इस तरीके से, जिस तरीके से आरएसएस के इशारे पे मोदी जी और भाजपा इस देश को चला रही है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं उसी की एक रणनीति का हिस्सा है कि फूलपुर जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्षेत्र हुआ करता था, और जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर पिछले कुछ दिनों से साजिशन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस तरीके से उनके ऊपर हमला कर रही है, निश्चित तौर पे संपूर्ण विपक्ष की रणनीति है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़े। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मैं 80 में 80 सीट जीतेंगे या 8 सीट उत्तर प्रदेश से जीत जाए, तो मैं आपको जो कहिए मैं हार जाऊं। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा शबनम पांडे जी से। लेकिन उससे पहले ये जो खबर सामने आई है कि जेडीयू के नीतीश कुमार जो है वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। अन्य राज्यों में भी लोगों से बात हुई है, शरद पवार जी से, माननीय शरद पवार जी से बात हुई है, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी से बात हुई है, आपका तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ खुद आए थे, चंद्रशेखर राव जी, तो ये सभी लोगों से बातचीत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। सीपीआई से भी बात हुई है, सीपीएम के लोगों से भी बात हुई है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी से बात हुई है, कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल जी से भी बात हुई है उनकी, सोनिया जी भी जब आ जाएंगे उनसे भी मुलाकात होगी उनकी। तो सभी पार्टियों को एकजुट करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। 2014 में उनकी अगुवाई में 2 सीटें बिहार में जनता दल यू जीती थी। जब उनकी सीटें बढ़ी हैं तो माननीय मोदी जी का चेहरा था। अब बिना मोदी जी के चेहरे बिहार में ही नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में तो खाता ही नहीं। तो देखिए किस तरह से आपने सुना, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। शबनम जी आपके पास आता हूं, आपने सुना जिस तरह से ललन सिंह जी ने कहा कि तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह जो है वो भी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी ये इशारा कर रहे हैं कि ये उनका फैसला नहीं है, संपूर्ण विपक्ष का फैसला है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ललन सिंह जी की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा है कि सभी नेताओं से मुलाकात हुई है, उन्होंने तमाम नाम लिए, चौटाला जी है, अखिलेश जी है, केसीआर है, इन तमाम नेताओं से बातचीत हुई है। क्या इसके बाद ये फैसला लिया गया है फूलपुर से सांसद जो है वो चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हालांकि हमने देखी है डिप्टी सीएम का जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तमाम नेता जो है वो मिलकर सांसद से चुनाव लड़वाएंगे नीतीश जी को, यूपी में एंट्री मार रहे हैं वो। शांतनु जी, मैं आपके बातों का जवाब दूंगी, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगी कि हमारे कांग्रेस के साथी शिष्टाचार का परिचय दें, बीच में नहीं बोलें, क्योंकि हमने बहुत शांति से उनकी बातें सुनी है। अब सबसे पहली बात कि नीतीश जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के साथी हमारे पैनल में बैठ के उत्साहित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव जीत लिया है। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है पूरे देश के परिवारवादी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं लगातार हार की हताशा झेल रहे हैं, और ये जो उत्साह दिख रहा है वो उनकी हताशा का उसमें उनकी हताशा साफ झलक रही है, क्योंकि वो हर पैतरे अपना कर देख लिए हैं, हर झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा कर देख लिए, लेकिन जनता ने इनकी एक नहीं सुनी। जनता ने पलटवार किया और इन्हें यही नहीं, कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम किया। जो भी समीकरण अखिलेश जी बना, हर समीकरण को धरातल पर इस तरीके से किया कि वो पाताल तक पहुंच गया और हर समीकरण फेल होता रहा। अब रही नीतीश जी की बात,
नीतीश जी 2004 का चुनाव लड़ने के बाद से चुनाव लड़ने में भी उन्हें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस फील होता है, वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और वो चुनाव लड़ने से अपने को दूर रखते हैं। बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि सुशासन के नाम पे किस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता को लूटा है, वो उनके असली चेहरे को समझ चुकी है। और नीतीश जी भी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि बिहार की जनता के सामने उनका मुखौटा उतर गया है। और साथ साथ ये जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात करते हैं, थर्ड फ्रंट में भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि थर्ड फ्रंट का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो पूरे भारत देश में स्वीकार्य हो, जिसके स्वीकार्यता हो। और शायद यही वजह है कि हर परिवारवादी पार्टी जो विपक्ष में है वो अपना कोई कांग्रेस तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात करने के लिए पैदल निकल गए हैं। नीतीश जी बिहार छोड़ के फुलपुर आने को तैयार हो गए। और अभी आप देखेंगे 2024 के चुनाव तक कोई सर के बाल खड़ा है तो कोई हाथ के बल खड़ा दिखेगा। ये विपक्षी पार्टियों का हताशा जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि जनता ने पूरी तरीके से हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे को जान लिया है। और ये जो गोरख धंधा करने वाले विपक्षी पार्टियां, इनकी गोरख धंधा को जब बंद किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो ये सब बेरोजगार हुए बैठे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं त्रिपाठी जी से। गाली और आरोपों के अलावा कुछ नहीं रह गया। ये लगातार झूठे आरोप। ठीक है, जवाब लेते हैं के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, और इसके अलावा समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। के त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए शबनम पांडे जी का कहना है, आपने सुना नीतीश कुमार पर आरोप लगा, हालांकि पहले गठबंधन था लेकिन बहुत सी वजह रही जिसकी वजह से गठबंधन जो है वो टूट गया। आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार पर, इस पर आपका क्या जवाब है के त्रिपाठी जी? अनुमान जी, मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ शबनम जी से कि देखिए, देश में लगातार बिहार जैसे राज्य में 17 वर्षों से वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे। उसके साथ ही साथ केंद्रीय राजनीति में भी रेल मंत्री, कृषि मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, लेकिन आज तक उनके कुर्ते पे किसी भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। ये तो शबनम जी आप इसको देखें। दूसरा सवाल ये है कि वो किसी परिवारवाद पे कहीं नहीं है। और भारतीय राजनीति में जो बिहार जैसा जो फर्टाइल लैंड है राजनीति के बारे में जाना जाता है, और वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई है, चाहे वो वैशाली का लोकतंत्र हो, चाहे वो गांधी का चंपारण हो, और चाहे जेपी का मूवमेंट हो। ये सारे सवाल, सारी चीजें जो हैं वो बिहार से निकली। माननीय नीतीश कुमार को लगातार वहां की जनता ने 17 वर्षों से सर आंखों पे बिठाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान रहे। वो जिसके साथ भी गए, आप कहेंगे इनके साथ गए, उनके साथ गए, ये परिस्थितियां होती हैं। भारतीय राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट मित्र होता है। और उसके साथ ही जो अभी फैसला हुआ है, ये फैसला हमको लेना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। और उसने जो है गठबंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने एलजेपी पार्टी के जो युवा नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, युवा नेता को लगा दिया गया। जहां हम 115 सीटें आते थे, 110 सीटें आते, शबनम जी आज हमको 43 पे आपने समेट दिया। तो हम भी राजनीति करते हैं, आप भी राजनीति करती है। नीतीश कुमार के सामने आज इस मुल्क में, मैं आपसे कहना चाहता हूं सम्मानित इस चैनल के माध्यम से, कि भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो उससे बड़ा कोई चेहरा उत्तर भारत में तो नहीं है। जहां लगभग 193 सीटें आती हों, वेस्ट बंगाल से लेकर के, झारखंड से लेकर, बिहार से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, इन सारी सीटों पे अगर किसी को किसी की मान्यता होगी, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे होगी। और नीतीश कुमार एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट से, वो फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। फूलपुर से, अंबेडकर नगर से, फतेहपुर से, मिर्जापुर से, हमने 4 जगहों से कहा, कहीं आपको ये गलतफहमी भी ना हो कि सिर्फ फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम 4 जगह से चुनाव उनको लड़ाने का प्रस्ताव अभी राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनूप सिंह पटेल ने दिया है। और उसमें वो केंद्रीय कमेटी उस पर विचार कर रही है कि माननीय नीतीश कुमार का, चूंकि उत्तर प्रदेश से ही देश के राजनीति का जो है शुरुआत जो होती है, भारतीय राजनीति की जो है, उत्तर भारत से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बना है।
खासकर उत्तर प्रदेश से काफी लोग प्रधानमंत्री बने हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र कुमार को भी उत्तर प्रदेश आना पड़ा, जबकि वो गुजरात में मुख्यमंत्री 4 बार 3 बार रहे हैं, लेकिन वो जब भारतीय राजनीति में आना था तो उनको भी उत्तर प्रदेश आना पड़ा। उन्होंने वाराणसी की सीट से गए। तो अगर माननीय नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो सीट जवाहरलाल नेहरू की थी, वो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके साथ ही साथ वहां पे डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ते थे, इसलिए हमारी वहां की फर्स्ट टाइमलाइन डॉक्टर लोहिया ने अंतिम चुनाव में उनको विवश कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतिम चुनाव में उनको आना पड़ा। वो कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में अगर चुनाव का प्रचार करने जाए मतलब क्या गया राजनीति, लेकिन उनको अंतिम बार वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो डॉक्टर लोहिया आपको चुनाव हरा देंगे। और उस सीट पे डॉक्टर विजय लक्ष्मी साहब चुनाव लड़ी है, जो यूनो में आपकी लीडर रह चुकी है। तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। तो उसी तरह की कुछ माननीय नीतीश कुमार लड़ते हैं। माननीय नीतीश कुमार ने पूरे देश के विपक्षी लोगों से मिले जी, अभी अपने चेहरे को घोषणा उन्होंने नहीं की, लेकिन हमारा यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का मुद्दा है और तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के जो देश के लिए जो गंभीर मुद्दे हैं उसमें चर्चा ना करके और देश को भटकाने का काम, जो नफरत का बीज बोने का काम हो रहा है, उसको हटाने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार एक लामबंद कर रहे हैं। हम उसमें चाहे सापा के हमारे साथी बैठे हो, चाहे आरजेडी के साथी बैठे हो, चाहे केसीआर हो, चाहे ममता हो, चाहे आपके केजरीवाल हो, सबसे उन्होंने मिल करके कहा इस मुल्क को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आज लोकतंत्र खतरे में, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कहीं कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पे सबको विश्वास करना पड़ेगा। उससे बेहतर चेहरा हिंदुस्तान में भी फिलहाल तो नहीं है ना भारतीय राजनीति में, क्योंकि जिसके ऊपर ना तो कोई भ्रष्टाचार का दाग है, ना कोई जातीयता का दाग है, ना कोई सांप्रदायिकता का दाग है, ना उनके ऊपर किसी प्रकार का परिवारवाद है, और सारे लोग परिवारवाद में डूबे हुए हिंदुस्तान की पार्टी में। तो ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से, कि भारतीय राजनीति में अगर कांग्रेस को अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा मकसद कामयाब नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। जो भी बनेगा गठबंधन, वो थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, थर्ड फ्रंट के अलावा मेन फ्रंट बनेगा, जिसमें राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की अहम भूमिका होगी। उस भूमिका के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। उसमें माननीय नीतीश कुमार का जो चाहे जिन नेताओं से मिले हैं, सभी नेताओं ने एक तरफ पक्ष के हैं वो एक साथ खड़े होने का उनसे त्रिपाठी जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए सारी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद उनमें हावी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के उनकी मतलब गठबंधन में एक अहम भूमिका होगी, तो क्या इसका इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा? देखिए हनुमान जी, जो सत्यता जो ये लोग कह चुकी, मैं मैडम सबनम की बात कर रही हूँ जी, कि जो चेहरे की बात उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में नंबर 1 के चेहरे पे, क्योंकि उनमें न परिवारवाद है न भ्रष्टाचार है, तो उससे कहीं कहीं हमारे माननीय नीतीश कुमार ऊपर है और वो सारे दलों से बात कर। ठीक है, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। समीर जी देखिए, फूलपुर से चुनाव जो है वो नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, क्या आपके साथ भी इस पूरे टॉपिक पर चर्चा हुई है? मतलब समाजवादी पार्टी का क्या इस पूरे कहा जाए कि जो निर्णय है या जो प्रस्ताव पेश किया गया है, इस पर समर्थन समाजवादी पार्टी भी करती है? जी बिल्कुल शांतनु जी, जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर फूलपुर जो भी प्रस्ताव गए हैं, अभी हमारे साथी ने बताया कि फूलपुर के अलावा अंबेडकर नगर, मिर्ज़ापुर से भी उनके प्रस्ताव गए, लेकिन अगर वो फूलपुर से लड़ते हैं तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है कि अगर नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में 80 में से किसी भी लोकसभा सीट को चुन के उस पर चुनाव लड़ना चाहें तो समाजवादी पार्टी उनका पूर्ण समर्थन करेगी उस चुनाव में। और रही बात कि अभी जितनी भी बातें मैंने सुनी, स्पेशली अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने जिस तरीके से बताया, अभी देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि बात हो रही है नीतीश कुमार जी की, उन्होंने उनको भी परिवारवाद के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। अब वो परिवारवाद नीतीश कुमार जी के किसे, तो अब इस बात से सिद्ध होता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद का जो एंगल है, नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, वो उनसे कोई परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली एक ऑपोजिशन को पेंट करने का तरीका है कि नहीं देखिए हम बहुत अच्छे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे वहाँ जितना ही परिवारवाद है उसको आप परिवारवाद की कैटेगरी में ना डालिए। समाजवादी पार्टी या अभी जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, पूरा संपूर्ण विपक्ष परिवारवाद से ग्रसित है।
तो जनता दल ये नहीं सिर्फ जो जनता है उनको गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मुखिया हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनका खाली एक एजेंडा है जो वो बनाना चाह रहे हैं जनता के सामने। रही बात, अगर हम देखें कि जब से नीतीश जी ने वहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जो भी 10 साथ छोड़ के जो दूसरा एक महागठबंधन की सरकार जो बनाई है, तब से भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी जो 2 मिनट नहीं लगाती है किसी सरकार को पलटने में, वहाँ पे विधायकों की खरीद फरोख्त करने में, वो भारतीय जनता पार्टी आज जब बिहार में समीकरण बदल जाते हैं, तब वहाँ पे कहती है कि ये जो जनता का जनादेश है उसके साथ गलत हुआ है, उसका हनन हुआ है। और भारतीय जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने बहुत गलत किया है। अब नीतीश कुमार जी पहले बहुत अच्छे थे, नीतीश कुमार जी इनके साथी थे, सुशासन बाबू थे, लेकिन अब क्योंकि वो साथ में नहीं है तो वो परिवारवाद के भी हैं। ठीक है, और जवाब उन्होंने देते हैं कोई शबनम जी अच्छा से। काम नहीं किया है। तो समीर देखिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, ये देखिए धीरे धीरे आप अगर नोटिस करेंगे तो एनडीए के जितने भी बड़े दल थे अलायंस में, वो एक एक करके अब सब चले गए, ठीक है, क्योंकि जवाब देते हैं सबको शबनम जी रियलाइज से। हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का असली मोटिव क्या है। और इसी तरीके से अब शबनम जी ये realize बताइए कर कि लेगी आप और जो है इनको नीतीश सब पाए। कुमार जी पर भी परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं, साथ साथ ये भी आरोप है कि तमाम जो आपके जो सहयोगी दल थे वो एक एक करके जा रहे हैं। क्या वजह है ये एक एक करके तमाम जो साथी है वो कहीं ना कहीं अब छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और साथ ही अब नीतीश कुमार पर देखिए परिवारवाद जो है वो आपकी पार्टी एक बहुत बड़ा कहा जाए कि अस्त्र के शस्त्र के रूप में उसको इस्तेमाल करती है, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाती है कि परिवारवाद इसमें हावी है। लेकिन शांतनु नीतीश जी- नीतीश कुमार पर भी आपने आरोप लगाया परिवारवाद के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में परिवारवाद है ही नहीं। भ्रष्टाचार का भी जो आज तक शबनम जी उनके शांतनु बेटे का, जी, उनके मैंने- भाई का कहीं मैंने नहीं बताया। परिवारवाद विपक्षी पार्टियों के जो परिवारवाद वाली विपक्षी पार्टियां, इसकी चर्चा की, मैंने किसी एक परिवारवाद वाली पार्टी का नाम नहीं लिया, जो तमाम है। और आपने देखा कि सबसे ज्यादा चुभन उन्हें परिवारवाद शब्द से ही हुआ, क्योंकि वो इस तरह की लोकतंत्र को एक तरफ छोड़ के परिवार तंत्र चलाने वाला काम करते हैं, इसलिए इनको पीड़ा हुई। और पीड़ा स्वाभाविक है, मैं मानती हूँ। समीर जी ने फुलपुर चुनाव को लेकर कुछ नहीं बोला, फुलपुर से लड़ने को लेकर नहीं बोला, वो लगातार कि बिहार में क्या गतिविधियां चली और उस पर चर्चा करते रहे। तो इस तरीके से साफ नहीं वो तो दिखता कह है रहे हैं, वो कि तो कह रहे हैं इन शबनम जी, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा समर्थन है अगर समीर- फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो। मेरी बात पूरी हो जाने जी। दीजिए। तो देखिए जो हताशा दिख रहा है, अगर हमारे साथी छोड़ के जा रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, तो इन्हें एकजुट होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अकेले अकेले हमें लड़के देखिए, हर राज्य में लड़के देख लेंगे कि कोई पार्टी कब देखिए अरे आपने अखिलेश जी 23 जितने दावे दलों का देते जो हैं, गठबंधन जितने करके मुंगेरी सरकार लाल के बनाया है। सपने, सुन लीजिए शबनम जी, अखिलेश आपने जितने 23 मुंगेरी लाल के 24 सपने दलों के चुनाव से गठबंधन पहले करके सरकार देखते बनाया हैं, है। तमाम गठबंधन और करते आपका हैं, चाल कभी चलित चाचा का चेहरा- पैर आता हूं छूते, सर, कभी चाल बुआ का चलित पैर चेहरा छूते। बेनकाब हो लेकिन गया है। हाथ में क्या आता जनता है? अब समझ वो चुकी लड्डू आता है हाथ कि में, भारतीय हाथ जनता का पार्टी नशा का आता है। असली देखिए, चाल चलित ये चेहरा क्या है? नीतीश जी की असली चाल चलित publicity और चेहरा marketing आपका करने झूठ का है। काम कोई त्रिपाठी जी झूठ कर की रहे खेती हैं, करना, ताकि झूठ उन्हें खाना, लगता है कि झूठ बिहार से पीना, आके यहाँ लड़ेंगे झूठे तो वादे इनकी करना। publicity ठीक है, शबनम जी। और प्रचार ये करना। ठीक है, माननीय नरेंद्र देवेंद्र मोदी प्रताप जी। की क्या चाल तुलना चेहरा करके? है। ठीक है, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, सवाल। गुजरात में एकाधिकार रखते हैं, ठीक है, लगातार शबनम जी। चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, किसी ठीक के है। कंधे पे बैठ के मुख्यमंत्री नहीं बनते। ठीक है, और शबनम जी। उत्तर प्रदेश भी आते हैं तो पूरी पार्टी को देवेंद्र जिता प्रताप जी, डालते। देवेंद्र प्रताप जी उससे देखिए क्या ये बताइए तुलना 2024 का करना लोकसभा नीतीश जी? चुनाव आने वाला है, कांग्रेस पार्टी के सामने कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे, सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और बिना कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत ज्यादा दिक्कत भी होने वाली है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, या फिर अन्य जो तमाम तार ठोकते हुए नजर आ रहे हैं अखाड़े में वो भी पहलवान सामने होंगे, नीतीश जी भी उसमें से एक है। शांतनु परेशानी नहीं होगी आपके सामने। देखिए ये वही चुप ये कीजिए तो मैं कहावत है, अंधे में काना राजा। ठीक है, शबनम जी, इन्हें जवाब ले राजा लेते हैं, ढूंढने प्लीज। की जरूरत अभी है। चुप ठीक हो है। जाएंगे तो बोलेंगे। शबनम जी, जी तो यही जवाब बोले। जवाब ले लेते हैं जी। शांतनु जी, मैं आपके इस प्रश्न का जी बहुत संजीदगी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ जी मैं बात कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत में और भावुकता के साथ कहना चाहता हूं। जी मैं बहुत अच्छी तरह से राहुल गांधी जी को जानता हूं, जी बहुत उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला है। जी इस स्वतंत्र भारत में यदि कुछ नेताओं का
नाम जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, चापलूस। उसमें आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का नाम लिखा जाएगा। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे हों और चाहे वो समग्र क्रांति के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, राहुल गांधी कहाँ जी किससे तुलना यदि कर रहे प्रधानमंत्री हैं? बनना चाहते, धरातल पर यदि आइए, प्रधानमंत्री धरातल पर बनना आइए। चाहते, यदि प्रधानमंत्री लोकनायक यदि प्रधानमंत्री अरे बनना धरातल पर चाहते, आइए, कहाँ गांधी यदि जी से तुलना प्रधानमंत्री कर रहे बनना हैं? चाहते कहाँ तो जयप्रकाश 2004 से नारायण 14 तुलना कर रहे हैं? तक जब ये चाहते चापलूसी तब बंद कर प्रधानमंत्री दीजिए। बन जाते। जिस देश में एक गांव की प्रधानी के लिए भाई भाई के खिलाफ लड़ जाता है, बेटा बाप के खिलाफ लड़ जाता है, पत्नी पति के खिलाफ लड़ जाता है, एक छोटी सी कोई पद छोड़ने को तैयार नहीं होता है, वाह राहुल गांधी जी, इस देश के सबसे बड़ी पुरानी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो नैतिकता के आधार पर ये 40 इस देश बंद का कर दीजिए पढ़ना, राहुल ठीक है। गांधी 40 देवेंद्र जी, सुनिए ना। सर, चिल्लाने से नहीं होगा ना सर। देवेंद्र जी, बात तो सुनिए। राहुल गांधी जी ने ठीक है, अध्यक्ष की आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात अभी मैंने सुन ली। कहा है अभी यात्रा में जी। कि मैंने अपने मेरे अंतरात्मा ने साबित कह दिया है कि मुझे क्या करना है। ठीक मैं है। जानता हूं देवेंद्र जी, राहुल आपकी बात गांधी मैंने के सुन साथ ली है, काफी आदमी- पूरी संजीदगी राहुल और गांधी पूरी किसी ईमानदारी से पद आपने जो के- बातें कही, सुनिए ना परिवार सर, में किसी पद के प्लीज भूखे नहीं है। प्लीज चिल्लाने हाँ, आज अरे जरूरत देवेंद्र है, जी, चिल्लाने से कुछ भारतीय नहीं होगा ना। आज जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी अरे बात तो सुनिए जो सर। तानाशाही है, ठीक है, भाई, वो ठीक है, अपना ठीक है। रोजगार को सुन लिया। जोर से बचा रहे हैं आप। आप भ्रष्टाचार आप इस सवाल का जवाब तो दीजिए। आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं सर? आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली देवेंद्र जी, उससे बचाने की बात है। आपकी बात मैंने सुन ली। आपने एक बार भी ये जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि राहुल गांधी अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि 2024 में, लेकिन लगातार मेहनत तो कर रहे हैं। 2024 में यही दिक्कत प्रश्न था जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब दिया था। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ देवेंद्र जी, एक सेकंड 2024 में क्या राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री पद का जो प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार होंगे? अगर नीतीश जी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नीतीश जी का चेहरा सामने रखता है तो राहुल गांधी क्या छोड़ देंगे ये अभी पद? 4 दिन पहले यात्रा में केरल में राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बात तो इनके जो नेता है मोदी जी, 8 साल हो गया है कभी पब्लिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे सर, मुद्दे पे आइए ना सर, मुद्दे पे आइए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको राहुल गांधी 40 जी ने पढ़ने लगते हैं, स्पष्ट रूप राहुल से कह गांधी दिया की। था, जी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि पूरे विपक्ष को लेकर के, पूरे संपूर्ण विपक्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही, नफरत को और इस झूठ को और ये जो देश में जो इस समय एनआरकी है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो देश के 2 उद्योगपतियों को पूरा देश सौंप दिया गया है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए और देश को विकास के रास्ते में पुनः लाने के लिए संपूर्ण विपक्ष को साथ लेके चला जाएगा। ना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा है और ना ही कहा है राहुल गांधी जी ने। ये तय होगा जब मिनिमम जब बात होगी। ठीक है। और ये भी ठीक है। एक कह रही थी थर्ड के त्रिपाठी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का इन्होंने जिक्र किया, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? देखिए शांतनु जी, भारतीय राजनीति में इस दौर में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो लोकनायक जयप्रकाश के इतने के बराबर, तिनके के बराबर। उस व्यक्ति ने जो काम, व्यक्ति नहीं कहूं, महान नेता, उस महान नेता ने जो आजादी की लड़ाई में अपनी को कुर्बानी दी, कुर्बानी देने के साथ साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू कितनी बार उनसे कहा कि आप राष्ट्रपति के पद पे इस पे चले जाइए, उन्होंने कहा नो। कदम कुआं पे एक कमरे के मकान में वो पार्टी जी एक कमरे से बात करेंगे तो हमारा सुन ली आप मान सकते हैं लोकनायक जयप्रकाश जी को, या आप हम मानते हैं, मेरे नजर में आज के डेट पे इस हिंदुस्तान ने दुनिया के सबसे महान देवेंद्र जी, आपके कहने से राहुल गांधी जी से बड़ा त्यागी आदमी कोई नहीं हो सकता है। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, आप चुप रहिए ना। लोकनायक जयप्रकाश को आप पहले पढ़िए देवेंद्र जी, देखिए देवेंद्र जी, मैंने आप राहुल गांधी देखिए मैं आपसे चैनल पे ये कह रहा हूँ कि
अरे, दुनिया में अरे, राहुल थोड़ी गांधी बात। जी के कद का मैं- नेता मैं आज कद- तक कोई- मैं- मोदी जी, मैं एक भारतीय बुला लीजिए, राजनीति में कह राहुल रहा हूं। ईमानदारी राहुल से की बात अलग नहीं। से बुलाते हैं। आज के एक पूरे मिसाल है, एक भारतीय जाति का राजनीति पढ़ सकते हैं, लोकनायक के शादी बराबर में कोई नहीं। पद क्या मिल क्या जाएगा। बात आप कर रहे हैं? भारतीय राजनीति में कोई नहीं है इस समय। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आप उतने मानेंगे उनको? बात कह रहे हैं लोकनायक का आप उसके उनके उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी तपस्या, उनकी त्याग देश के लिए आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते, आप बहस मत करिए। राहुल गांधी वहां कहीं दूर दूर तक नहीं, आप आपके नेता है मानता हूं, लेकिन मैं आपको आपका कहना मैं सम्मान करता हूं, लेकिन लोकनायक के बराबर अगर राहुल को तोल दीजिएगा ना तो भारतीय राजनीति में राहुल कहीं गांधी सब दिखाने लायक आज हम लोग के नहीं हैं। आज के इस दौर के आज के इस दौर के महानायक है, महानायक राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व तो आज दुनिया के सर्वोच्च नेताओं के रूप में देखा जा सकता है। बड़े बड़े इतिहासकार और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस बात की चर्चा करते हैं। देश को जरूरत है, देश को जरूरत है राहुल अच्छे गांधी इस त्यागी, इतना देखिए, बड़ा देखिए। त्यागी इंसान कोई हो नहीं सकता है। देखिए, दूसरा आपके दल की बात है और मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन उसकी तुलना अगर जयप्रकाश से कर दीजिए, गांधी से कर दीजिएगा तो उसको जयप्रकाश इसलिए आपके लिए करता हूं। सवाल खड़ा हो। मैं ये कहता उसको हूं, सवाल खड़ा मैं हो। कहता हूं क्योंकि कि आपको पढ़ना राहुल पड़ेगा। गांधी मैं- इतिहास हमेशा बदला जाता है। नहीं। इतिहास हमेशा लोग कोई ना कोई जो है कोई टारगेट होता है उसको अचीव किया और जाता है। हमेशा जो है कोई ना अब कोई इतिहास पूर्ण मैं होता आपके है। दल पे कोई सवाल तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा इज इंडिया सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मुझे भी वक्त दीजिए। जब आप मैं बोलता हूं जी, नहीं त्रिपाठी। सुनता हूं। जी जी त्रिपाठी जी बोलिए। उस दौर में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया लोगों ने कहा। मैं उसी छात्र जीवन में था जी और ये आप तो जाइए वो अपराजय हो गई थी, सारी दुनिया मानती थी कि उससे बड़े कोई लीडर नहीं। और उसके बाद एक ही सवाल पे, एक छोटे से सवाल पे जेपी का आंदोलन जो गांधी मैदान में भीड़ हुई है, दुनिया में उतनी भीड़ किसी ने अभी तक इकट्ठी कितने साल सरकार चली थी? मां 2.5 साल में आप छत-बिछत हो गए थे। पुनः कांग्रेस वापस आ गई थी। 77 की बात। अरे भाई मैं और आज मेरी के बात तो डेट सुन में कहा लीजिए। जाए अरे इंदिरा इज इंडिया थी, अरे भाई तो आज कहा जाए कि आप हिंदुस्तान शांत का रहिए। मतलब आप कांग्रेस, मेरी बात और कांग्रेस का आप मतलब मेरी हिंदुस्तान। सुन लीजिए। बिना कांग्रेस 77 में के आप कोई जो है देखिए, किसी वो उद्देश्य देखिए, से आप नहीं कर सकते। देवेंद्र जी 77 में जो हुआ 400 सीटें हमारी जनता पार्टी 2.5 साल में खत्म हो गई। देखिए 2.5 साल में टूट फिर के वही बिखर कर- गए। और फिर लोकतंत्र कांग्रेस अरे दोबारा भाई, आई। इस देश को इमरजेंसी किसने लगाया, जिसको बोलने का हक नहीं था? आप कैसी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र का जो मुद्दा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको तो आपने कब बंद कर दिया? यही जो है पूरे देश के अपोजिशन के यही लीडरों को आपने बंद कर सोशलिस्टों दिया। का, और यही जो है कुछ लोगों का अहंकार और दम होता है अपोजिशन को कि आप पूरा- लोग कभी एक नहीं हो पाते और हैं। इसलिए- और उसका फायदा जो चंद जो है जो देखिए सांप्रदायिक लोग उसको उठाते हैं। देवेंद्र जी, हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमने उस लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ठीक है। हमने के चुनाव त्रिपाठी कराया। जी और हमने देवेंद्र जी मजबूर किया इंदिरा गांधी को ठीक चुनाव कराने है के लिए। सर, वापस आते हैं आपके पास। ये देखिए हमारा किस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं चाहिए। लगातार कहीं ना कहीं 2024 में वापस आएंगे सर, देवेंद्र जी वापस आएंगे आपके पास और आपका कमेंट लेंगे। के त्रिपाठी जी यहाँ पर देखिए किस तरह से आपने देखा कि 2024 में आखिर पीएम का जब पद का जो चेहरा है वो घोषित होगा तो किस तरह की लड़ाई होगी आप सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। उतनी बड़ी सांप्रदायिक